सीरीज में आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है इसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा बिना किसी एफर्ट के, और आपके बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं ये पहले से कई गुना अधिक बढ़ जाएंगे। तो अगर आप नए दर्शक हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज का जो पहला एपिसोड है द बैक स्टोरी वहां से आप शुरू करें, ताकि चीजें जो आप समझ पाए, टैली कर पाए कि कहाँ क्या बताया जा रहा है। अदरवाइज बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी। और अगर आप कमिटेड हैं कि आपको बिजनेस करना ही करना है तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि कैसे आप अपना नेट वर्थ और कैश फ्लो, पर्सनल कैश फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कई बार आपने सुना होगा नेटवर्थ। तो सोचते होंगे, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करें, और साथ ही साथ कैश फ्लो इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो हम जो पर्सनल कैश फ्लो जानने वाले, तो इससे आपको पता चलेगा कि आप जो है प्रॉपर्टी के मामले में, पैसे के मामले में कहां तक पहुंचे हैं। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आपके फाइनेंशियल्स में तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कहां क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे नेट वर्थ की। तो अब नेट वर्थ निकालते कैसे हैं, आपके पास कितने एसेट हैं उसमें माइनस कर दिया आपको कितनी लायबिलिटीज है, तो ये हो जाएगा आपका नेट वर्थ। इसी प्रकार कैश फ्लो, आपके पास जितनी इनकम है और आपके जितने एक्सपेंसेस हैं उसमें माइनस कर दिए, इनकम है एक्सपेंस, तो आपको पता चलेगा कैश फ्लो। तो ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप जो है उसे समझना पड़ेगा। आप अगर एक ही बार में पूरा समझने की कोशिश करेंगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन इसे तोड़कर पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करेंगे बहुत आसान लगेगा। तो हम पार्ट बाय पार्ट समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले आपका करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। अगर नहीं है तो आप उसमें जीरो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करेंट अकाउंट में और सेविंग्स अकाउंट में कितना आपका बैलेंस है अभी, वो आपको लिखना है। तो इसकी डिटेल आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नाम, इसके बाद कौन सा अकाउंट टाइप जो है वो है, इसके बाद कौन सा अकाउंट नंबर है वो आपको लिखना है, करेंट बैलेंस कितना है वो आपको लिखना है। इसके बाद सबको आपको जोड़ देना है कि टोटल करेंट बैलेंस कितना है। तो फॉर्मेट के लिए आपको चिंता नहीं करनी है, फॉर्मेट जो है वो बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक में आपको मिल जाएगा, जो कि जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको जो है बस समझना है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। तो बिजनेस के लिए होता है करेंट अकाउंट और पर्सनल यूज के लिए होता है सेविंग्स अकाउंट। दोनों में जितना बैलेंस है और दोनों की जो डिटेल है वो सारी आपको लिख लेनी है। इसके बाद करते हैं टाइम डिपॉजिट। तो करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में जो भी होता है पैसा वो डिमांड डिपॉजिट होता है, वो कभी भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप कुछ टेन्योर के लिए कोई पैसा रखते हैं तो उसे कहते हैं टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। कहीं आपको टर्म डिपॉजिट भी देखने को मिलेगा। तो आपको समझ जाना है कि ये जो है टाइम या टर्म दोनों एक ही है। तो इसमें जो आपको लिख लेना है कि किस बैंक या एनबीएफसी में रखा हुआ है, इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है वो आपको लिखना है, इसका अकाउंट नंबर लिखना है। करेंट और सेविंग्स अकाउंट में जैसे अकाउंट नंबर आता है ऐसे ही डिमांड डिपॉजिट का भी एक अकाउंट नंबर होता है, वो आपको लिख लेना है। इसके बाद ये मैच्योर कब होगा ये आपको लिख लेना है। इसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में इसका करेंट वैल्यू क्या है ये आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको जोड़ लेना है कि टोटल डिपॉजिट अकाउंट में कितना जो है अभी वैल्यू है या कितना बैलेंस है। इसके बाद कैश ऑन हैंड या मिसलेनियस। अब क्या है कि घर में कुछ कैश आपका होगा, कुछ पिगी बैंक वगैरह में कोई कैश होगा।
तो ये सब कैश जो है ये आप जोड़ लेंगे। इसके अलावा भी कहीं पर आपका कैश है जो कि अभी आपको ध्यान नहीं आ रहा, बाद में आपको ध्यान आएगा कि अरे ये भी है, लेकिन इसको आप कहीं और डिफाइन नहीं कर सकते हैं, कहीं और इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो उसे आप मिसलेनियस में लिख के रखेंगे। इसके बाद हमने जितना भी देखा है, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, टाइम डिपॉजिट, कैश इन हैंड, इन सब को जोड़ दीजिए। तो अब आपको पता चलेगा टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो वो कितना है अभी प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में। इसके बाद हम बात कर देंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज की। और म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो भी इसी में आ जाएगा आपका। तो आपको सबसे पहले लिखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब सिक्योरिटीज में क्या है कि शेयर्स और बॉन्ड्स दोनों आते हैं, तो वो आप लिख लेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दोनों में से जो भी है वो लिख लेना। दोनों है तो दोनों लिख लेना है। इसके बाद नाम लिखना है कि आपने जो भी शेयर लिए है शेयर का क्या नाम है, और अगर आपने बॉन्ड लिया है तो उस बॉन्ड का क्या नाम है, और अगर दोनों में पैसा आपने थोड़ा थोड़ा लगा के रखा है तो दोनों का क्या नाम है। इसके बाद इस एक्सचेंज पर वो लिस्टेड है। भारत में क्योंकि 21 स्टॉक एक्सचेंज है, हम दो ही जानते हैं, एनएसई और बीएसई, लेकिन हकीकत में 21 स्टॉक एक्सचेंज है। तो वो स्टॉक एक्सचेंज का नाम जो है वो आपको लिख लेना है। इसके बाद करेंट मार्केट वैल्यू, मतलब अभी प्रेजेंट में इसकी क्या वैल्यू है। अब मान लीजिए कोई अनलिस्टेड शेयर है जो कि आपके पास है, तो उसका भी इवैल्यूएशन जो है वो आप कर लेंगे, और वो भी आप मेंशन कर देंगे इसी में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में ही। इसके बाद बात करते हैं कैश वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब कैश वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या, मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस में पैसा लगाया है, तो इसमें एक रूल होता है कि कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है अगर आप सरेंडर करेंगे तो आपको कुछ पैसा मिलेगा। मतलब जितना आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, हो सकता है कि जितना आपने पैसा लगाया है उससे भी थोड़ा कम ही मिले आपको, लेकिन वो पैसा जो है वो आपको मिल जाता है कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद, सरेंडर करने के बाद। तो वो सरेंडर वैल्यू जो है वो क्या है अभी के टाइम में। तो सबसे पहले इसमें आपको लिखना है कैश वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में कि पॉलिसी का डिस्क्रिप्शन, मतलब आपको पता चलना चाहिए, और किसी और को अगर बिजनेस प्लान आप दिखाएंगे तो उसको भी पता चल जाना चाहिए ये पॉलिसी कौन सी है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं, बहुत तरह की पॉलिसीज आती हैं। उसके बाद नाम लिखना है कि किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ये पॉलिसी आपने ली है। इसके बाद कैश सरेंडर वैल्यू जो प्रेजेंट में है। तो अब जो आप पता कर लेंगे कि कितने टाइम के बाद सरेंडर करने से पैसा जो है वो मिलता है। तो बहुत कम इंटरेस्ट के साथ मिलता है, लेकिन हाँ मिल जाता है। तो अब जो है अगर एक से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस आपके पास है तो एक से ज्यादा जो है उन सबको आप मेंशन कर लेंगे, और अगर एक ही है तो वो भी आप मेंशन कर लेंगे। इसके बाद इन सबको जो भी वैल्यू निकल के आती है उन सबको जोड़ देना आपको, तो इससे आपको मिलेगा टोटल लाइफ इंश्योरेंस कैश वैल्यू। इसके बाद होता है अकाउंट्स एंड नॉट रिसीवेबल्स। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एसेट्स की, तो जाहिर सी बात है कि आपसे किसी ने उधार लिया हुआ है और वो जो है वो आपको लौटा रहा है, तो उसका जो है डिस्क्रिप्शन आप लिख लेंगे पहले। इसके बाद करेंट वैल्यू लिख लेंगे। अब एक अगर है तब तो एक ही है, और एक से ज्यादा है तो वो एक से ज्यादा जो है वो सारा आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद जो है आप टोटल कर देंगे कि टोटल अकाउंट्स एंड नॉट रिसीवेबल्स, ये आप लिख लेंगे। करंट वैल्यू जो है जितने भी नोट्स और रिसीवेबल्स है उन सब का मेंशन कर देंगे करंट वैल्यू और जोड़ देंगे।
तो टोटल आपको मिल जाएगा कि टोटल वैल्यू जो है इसकी क्या है अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में। इसके बाद ट्रस्ट डीड एंड मॉर्गेज, मतलब क्या है कि आपने किसी को कर्जा दिया है, उसका जो है कोई प्रॉपर्टी आपने गिरवी रख लिया है, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि रियल है, टेंजिबल है, वो आपने गिरवी रख लिया है और उसको जो आपने कर्जा दे दिया है, तो वो हर महीने आपको पैसा जो है वो देता है। तो अब जो है आप डिस्क्राइब करेंगे ट्रस्ट एंड डीड मॉर्गेज को सबसे पहले। इसके बाद करेंट बैलेंस अभी कितना है वो, अगर एक है तब तो एक ही है, एक से ज्यादा है तो जो भी करेंट बैलेंस आएगा सब में उसे आप ऐड करके और लिख देंगे, तो आपको मिल जाएगा टोटल ट्रस्ट डीड एंड मॉर्गेजेस। और हमेशा याद रखें एसेट है मतलब आपको पैसा दे रहा है कोई। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। तो रियल एस्टेट जो है सबसे पहले उसमें डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है ताकि आपको समझ में आए, आपको जब फ्यूचर में कभी भी देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये उस प्रॉपर्टी की बात हो रही है। और आप बिजनेस प्लान किसी को दिखाएंगे तो उसे भी देख के समझ में आ जाने से कि ये किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है। इस हिसाब से आपको डिस्क्राइब करना है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को। इसके बाद इसमें जो है मार्केट वैल्यू जो है वो आप निकाल लेंगे। अब फर्स्ट टाइम में जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी आपको ध्यान में आ रहा है वो वैल्यू आप लिख लीजिए, बाद में आप सही कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि आपने एक बार लिख दिया तो पत्थर की लकीर बदलेगी नहीं। आप जो रिवाइज करेंगे बिजनेस प्लान को उसमें आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में आपके हिसाब से क्या मार्केट वैल्यू है आपका रियल एस्टेट जो उसका, या बहुत सारा रियल एस्टेट है तो उन सब का मार्केट वैल्यू जो वो आप लिख लेंगे। इसके बाद ऐड कर देंगे, अगर एक है तो एक ही है, एक से ज्यादा है तो उसको आप ऐड कर देंगे, ये टोटल वैल्यू ऑफ रियल एस्टेट। इसके बाद पर्सनल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन रियल एस्टेट नहीं होगा। अब पर्सनल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, आपके पास गाड़ी है तो वो गाड़ी आती है, फर्नीचर है तो वो फर्नीचर आता है, तो ये होती है पर्सनल प्रॉपर्टी। तो अब आप जो है डिस्क्राइब करेंगे कि किस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं, ताकि जब आप बिजनेस प्लान दिखाएं किसी और को तो उसे झट से समझ में आ जाए कि अच्छा ये वाला है। दूसरा उसका करंट वैल्यू क्या है, अभी के टाइम में मार्केट में क्या वैल्यू उसका आपको मिलेगा अगर आप उसे सेल करने जाओगे तो ये जो है पहले आप डिस्क्राइब कर लेंगे, करंट वैल्यू लिख लेंगे क्योंकि पर्सनल प्रॉपर्टी इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होंगी, तो वो सारी आप लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। इसके बाद अदर एसेट। अदर एसेट मतलब अभी जितना सब कुछ आपने जाना, जितना भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, इनमें से किसी में भी नहीं आता है, तो वो हो जाएगा अदर एसेट्स में। तो उसको आपको डिस्क्राइब कर देना एक बार फिर से, ताकि आपको कभी भी समझ में आ जाए कि अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा था या ये वाले एसेट की बात मैं कर रहा था। किसी और को भी अगर आप दिखा तो उसे झट से समझ में आ जाए अच्छा ये वाले एसेट की बात हो रही है। तो इस हिसाब से आपको डिस्क्राइब करना है, फिर उसकी करंट वैल्यू जो है वो लिख लेनी है। एक है तब तो आपको वैल्यू मिल गई, एक से ज्यादा है तो वैल्यू सारी ऐड कर लेंगे और फिर से लिखेंगे टोटल में, टोटल अदर एसेट्स। अब जितना भी एसेट अभी तक आपने जोड़ के निकाला उन सबको आप ऐड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा टोटल एसेट जो कि आपके पास है। तो अब क्योंकि एसेट आप निकाल चुके हैं, अब जो है नेटवर्थ निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, एसेट में माइनस कर होगा लायबिलिटीज, तो जो बचेगा वो नेटवर्थ होगा। तो अब हम लायबिलिटीज निकालेंगे। तो लायबिलिटीज में क्या आती है, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो वो क्रेडिट कार्ड लायबिलिटी में आएगी। तो आप क्या करेंगे, जो भी क्रेडिटर है उसका नाम आपको लिखना है और क्रेडिट कार्ड में कितना अभी जो है वो पाता है वो आप लिख लेंगे अभी प्रेजेंट में। इसके बाद बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की।
तो अनसिक्योर्ड लोन में बैंक भी हो सकता है, एनबीएफसी भी हो सकती है, कोई लोकल मनी लेंडर जो है वो भी हो सकता है, कोई आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कोई भी अगर अनसिक्योर्ड लोन आपको दिया है, आपको वो पैसा वापस करना है, तो इसमें जो है वो आप लिखेंगे। आपको प्रॉपर कैलकुलेशन के लिए अनसिक्योर्ड लोन जो है वो लिखना है। तो अब जो है सबसे पहले जो जिस किसी से भी आपने लिया है, कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी, लोकल मनी लेंडर, रिलेटिव, किसी से भी अगर लिया है तो आपको जो वो मेंशन करना है। इसके बाद टर्म्स जो है वो मेंशन करना है। टर्म्स मतलब सब कुछ नहीं लिखना है, फाइनेंशियल टर्म्स जो सिर्फ वही लिखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, अगर टाइम पर नहीं चुका है तो पेनल्टी कितनी है, ईएमआई जो है वो कितनी है, ये चीज आपको लिखनी है। इसके बाद जो है आपको लिखना है कि कितना अमाउंट जो है वो आपसे पाते है, कितना अमाउंट जो है आपसे पाते हैं ये लोग या ये संस्था है, सब मिला के। तो अब जो है जितना अनसिक्योर्ड लोन है उसको आप ऐड कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। पहले आप लिख लेंगे कितना है, उसके बाद ऐड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इतना जो है अनसिक्योर्ड लोन पाते हैं लोग मुझसे, और वो आपको वापस करना है। इसके बाद लोन सिक्योर्ड बाय रियल एस्टेट, मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से साधारण भाषा में हम कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कह देते हैं लैप, मतलब एब्रिविएशन है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, LAP, लैप। तो अब किसी बैंक से, एनबीएफसी से, या किसी मनी लेंडर से, या किसी और के पास आपने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है और उसके अगेंस्ट में कुछ लोन आपने लिया हुआ है, तो वो आप इसमें मेंशन करेंगे, जो हो, एक हो, दो हो, तीन हो, जो भी हो, वो आपको इसमें मेंशन करना है। इसके बाद आपको मेंशन करने हैं टर्म्स, जो फाइनेंशियल टर्म्स है सिर्फ वही, दुनिया जान के टर्म्स मेंशन नहीं करना है। तो टर्म्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, टाइम पर नहीं चुका पाने पर पेनल्टी कितनी है, ईएमआई जो है वो कितनी है, ये चीजें आप इसमें मेंशन करेंगे। इसके बाद जो आप लिखेंगे कि कितना पैसा जो है ये सिक्योर्ड लोन में लोग आपसे पाते हैं। तो आपको जो है सब कुछ सारा लिखना है, जितना तरह का सिक्योर्ड लोन है जो कि रियल एस्टेट के अगेंस्ट में आपने लिया है, वो सब लिख लेंगे, आप ऐड कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कुल मिला के कितना लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का लोन जो है आपके ऊपर है। इसके बाद लोन सिक्योर्ड बाय पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपने लोन लिया है, कहीं से भी कुछ भी, चाहे बैंक हो, एनबीएफसी हो, कोई रिलेटिव हो, लोकल मनी लेंडर हो, कोई भी, तो वो आपको लिखना है, उसके टर्म्स लिख लेना है, और अमाउंट कितना जो है आपको देना है अभी वो लिख लेंगे, और जितना भी लोन है वो सब मेंशन कर देना है। जितना भी लोन आपने लिया है पर्सनल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में वो सारा आपको मेंशन कर देना, और अगर एक है तो एक ही है। उसके बाद जो है आपको लिखना है कि अमाउंट ओड, आपको कितना पैसा देना है हर लोन में, या एक लोन है तो उस एक लोन में, लोन सिक्योर्ड बाय पर्सनल प्रॉपर्टी में। इसका उन सबको आपको ऐड कर देना है, तो आपको मिल जाएगा टोटल पर्सनल प्रॉपर्टी लोन मिल जाएगा आपको। इसके बाद लोन अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो लाइफ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी है आपकी, उसके अगेंस्ट में आपने लोन लिया हुआ है, तो वो चीज इसमें आपको मेंशन करनी है। अगर एक चीज आपने, अगर एक लोन आपने लिया है तो एक लिखना है, और अगर एक से ज्यादा लिया है तो वो सारा आपको लिखना है अलग अलग करके। तो इंश्योरेंस कंपनी का जो नाम है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम, वो लिखना है आपको। उसके बाद टर्म जो है, टर्म क्या क्या है। इसके बाद जो है कितना अमाउंट है जो कि आप पे पाती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो आपको लिखना है। और याद रहे अगर एक है तो एक ही लिखना है, अगर दो है तो दोनों को लिखना है, तीन है तो तीनों को लिखना है, सारा डिटेल जो है वो रहना चाहिए आपके पास।
तो अब जो है टोटल इंश्योरेंस पॉलिसी लोन, मतलब जितना भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी जो है, जितना भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पाती है आपके ऊपर एज ए लोन, वो सारा आपको लिखना, उसको ऐड कर देना। अब आपको मिल जाएगा टोटल इंश्योरेंस पॉलिसी लोन। इसके बाद अदर लाइबिलिटीज। अब कोई लाइबिलिटी है जो कि इन सब में कवर नहीं हुई है तो उसे आप अदर्स में मेंशन कर देंगे। तो उसमें आपको जो है लिखना है ऐसे नेम ऑफ क्रेडिटर, फिर फाइनेंशियल टर्म्स, इसके बाद कितना अमाउंट है वो आप पर कोई पाता है, कोई इंसान, कोई संस्था, कोई कौन पाता है, वो सारा आपको लिखना है। अगर एक है तो एक, मल्टीपल है तो मल्टीपल, वो सारा जो है आपके पास लेखा जोखा होना चाहिए कि कौन क्रेडिटर है, क्या क्या टर्म्स है, कितना पैसा है जो कि आपको लौटाना है, मतलब कितना कितना पैसा किस किस को आपको लौटाना है। इसका ये सारी लाइबिलिटीज आपने ढूंढ के निकाल ली, लिख ली। अब आपको सारी की सारी लाइबिलिटीज है उनको ऐड कर देना है, तो आपको मिलेगी टोटल लाइबिलिटी। अब टोटल एसेट आपने निकाल लिया, टोटल लाइबिलिटीज निकाल ली, तो एसेट में से आप माइनस कर देंगे लाइबिलिटी को, तो जो बचेगा उसे हम कहते हैं नेट वर्थ। और अगर आप नेगेटिव में हैं तो ये अलार्मिंग सिचुएशन आपके लिए, चीजें जो है वो आपके काबू से बाहर है, और आपको जो है एक बार फिर से एसेट और लाइबिलिटीज में देखना है कि एसेट्स में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लाइबिलिटीज में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर ये नंबर नेगेटिव रहा तो आप परेशानी में हैं, आपको जो है अभी से जागरूक होना चाहिए। तो लाइबिलिटीज जो है वो आप धीरे धीरे कम करेंगे, एसेट्स जो है वो बढ़ाएंगे, तो आपकी नेटवर्थ जो है वो बढ़ेगी। तो आपको जो है घबराना नहीं है, ये सोचना है कि इसको जो है आपको पॉजिटिव कैसे करना है। और ऐसी बात नहीं कि आपको बिजनेस शुरू करना है सिर्फ इसीलिए इसको कैलकुलेट करना है, वैसे भी आपको हर महीने कैलकुलेट करना चाहिए कि एसेट कितना है, लायबिलिटीज कितनी है, इनकम कैसे कितनी है एसेट से, और एक्सपेंसेस कितने हैं आपके। ये चार चीजें जो ये आपको कैलकुलेशन करते रहना चाहिए हर महीने। जब आप ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो अब तक हमने बात की एसेट और लायबिलिटीज की, अब बात करते हैं हम इनकम और एक्सपेंसेस की। तो अब जो है बात करते हैं एनुअल इनकम की। याद रहे जो कुछ भी कैलकुलेट हो रहा है वो एनुअली हो रहा है। ग्रॉस सैलरी एंड वेजेस सबसे पहला, तो इसमें जो आपको लिख लेना है सोर्स कि कहां से आ रहा है, सैलरी आ रही है सैलरी, वेजेस आ रहे हैं वेजेस, तो दोनों आ रहे हैं दोनों। इसका एनुअल अमाउंट, एनुअली आपको कितना मिलता है। तो अब जो है आप ऐड कर देंगे सैलरी और वेजेस, या अलग अलग जगह से सैलरी ले रहे हैं तो अलग अलग जगह से जो सैलरी आ रही है उसमें, तो आपको मिल जाएगा टोटल ग्रॉस सैलरी एंड वेजेस। इसके बाद इनकम फ्रॉम रिसीवेबल्स एंड लोन रिपेमेंट्स, मतलब आपने किसी को कर्जा दिया हुआ है, सीधी सी बात है, और वो आपको रीपे कर रहा है, तो ये जो है ये इनकम है आपके लिए। और अगर आपने मान लीजिए कि ज्यादा लोगों को कर्जा दिया है या ज्यादा कर्ज आप देते हैं और इंटरेस्ट से जो इनकम होती है वो काफी अच्छी इनकम होती है, तो आप जो है इंटरेस्ट वाला हिस्सा अलग और प्रिंसिपल वाला हिस्सा जो वो अलग करके लिखेंगे। तो इसमें क्या है कि पहले लिखना है कि पर्सनल ओइंग, मतलब कौन सा इंसान है जिससे आप पाते हैं। इसके बाद टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स आपको लिखने हैं कि फाइनेंशियल टर्म्स क्या क्या है। इसके बाद है एनुअल अमाउंट कि एनुअली वो आपको कितना देता है। अगर इंटरेस्ट बहुत छोटा आप कमाते हैं, बहुत कम कमाते हैं, तो फिर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप अमाउंट लिख देंगे। लेकिन अगर आप बहुत सारे लोगों को कर्ज देते हैं और उनसे अच्छा खासा इंटरेस्ट जो वो आप जनरेट कर पाते हैं, तो फिर इंटरेस्ट अलग कीजिए और
प्रिंसिपल जो है वो अलग लिखिए। इसके बाद आप टोटल कर देंगे, जितने लोगों से आप जितना अमाउंट पाते हैं, एनुअली जितना भी लोग आपको देते हैं वो आप ऐड कर देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि एनुअली कितना अमाउंट मिल रहा है या एनुअली कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। इसके बाद रेंटल प्रॉपर्टी इनकम। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है आपकी जिसे आप रेंट पर देते हैं, उससे आपको हर महीने इनकम आती है। तो इसमें आपको मंथली नहीं लिखना है, एनुअली लिखना है कि कितना पैसा आपको आता है। तो पहले आप लिखेंगे सोर्स। सोर्स मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है वो आपको समझ में आ जाए। इसके बाद एनुअल अमाउंट कितना आता है वो आप लिख लेंगे। जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सब का आप लिख लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि सोर्स और एनुअल अमाउंट आप जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आपको कितनी हो रही है। इसके बाद बात करते हैं डिविडेंड और इंटरेस्ट। अब जब हमने कैलकुलेशन किया था लोन रीपेमेंट का, तो उसमें अगर आप इंटरेस्ट अच्छा खासा कमा रहे हैं तो यहां पर आप उस इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। इसके बाद डिविडेंड। आप जो है आपको जो है शेयर्स आपने लिए थे तो उसे डिविडेंड आपको आती है, तो यहां आप ऐड उसे कर देंगे। और अगर आपने बॉन्ड लिया था, यील्ड बॉन्ड का जितना भी है वो आप यहां पे लिख देंगे। तो सबसे पहले जो भी सोर्स है उसे आप मेंशन कर देंगे, जो भी शेयर है जो भी बॉन्ड है उसे आप मेंशन कर देंगे। इवन अगर कोई शेयर आपके पास है जो कि अनलिस्टेड है लेकिन उसे डिविडेंड आपको आता है तो वो आप इसमें लिख लेंगे। इसके बाद सबको आप ऐड कर देंगे। टोटल अमाउंट जितना भी आता है, चाहे वो शेयर से आए, बॉन्ड से आए, इंटरेस्ट से आए, जो भी आए उन सबको आप ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट। इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन दो अलग अलग चीजें हैं। तो हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो बिजनेस अलग चीज है, बहुत अलग चीज है, प्रोफेशन बहुत अलग चीज है। दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है। दोनों में जिससे भी आपको इनकम आती है उससे आप पहले लिख देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे कि किसी को भी आप बिजनेस प्लान दिखाएं या कोई भी आदमी इस चीज को देखे तो झट से समझ में आ जाए कि इसको इनकम किस चीज से आ रही है। और उसमें आप एनुअल अमाउंट जो है वो लिख देंगे। एक जगह से आ रही है तो एक जगह, दो जगह से आ रही है जो दो जगह, दोनों लिख देना है। और टोटल कर लेना है तो आपको मिलेगा टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसके बाद अदर इनकम। कोई और इनकम है जो कि आपको आ रही है तो उसे आपको पहले डिस्क्राइब कर देना है, कंफ्यूजन में नहीं हो, बाद में कंफ्यूजन नहीं हो कि ये इनकम कहां से आ रही है। इसके बाद एनुअली कितना इनकम आता है वो आपको लिख लेना है। अगर मल्टीपल जगह से अदर इनकम से आ रही है तो उसे ऐड कर दीजिएगा, और अगर किसी एक ही जगह से आ रही है तो उतना ही है फिर। तो टोटल में वो चीज आप लिख देंगे, टोटल अदर इनकम। इसके जितना भी इनकम अभी हमने बात किया, जितना सारा भी इनकम, उन सब को आप एक जगह इकट्ठे ऐड करके लिख देंगे। वो होगा आपका टोटल एनुअल इनकम। तो इनकम की बात हो गई। अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं, एनुअल एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले आता है रियल इस्टेट लोन पेमेंट्स और रेंट। मतलब मान लीजिए आपने घर खरीदा है और उस घर में आप रहते हैं, होम लोन आपका चल रहा है तो आप जो है हर महीने ईएमआई भरते हैं उसकी। तो ये हो गया लोन पेमेंट, लोन जो आप पे कर रहे हैं, होम लोन। इसके बाद बात करते हैं रेंट की। आप कहीं किराए पर रहते हैं तो हर महीने आपको किराया देना होता है। तो आपको जो है अगर लोन लिया है तो मॉर्गेज होल्डर कौन है, और अगर आप किराए पे रहते तो लैंडलॉर्ड कौन है वो आपको मेंशन करना है।
इसके बाद आपको मेंशन करना है कि रेंट किया हुआ है या ओन किया हुआ है। इसके बाद आपको लिखना है कि एनुअल पेमेंट कितना करते हैं आप। इसका टोटल में आपको लिख देना एनुअल पेमेंट। 2-3-4 जगहों पर आपने किराया लेके रखा हुआ है, तो 2-3-4 जगहों पर किराया आप भरते हैं, तो वो आप मेंशन कर देंगे ऐड करके। और अगर 2-3-4 जगहों पर आपने घर लेकर रखा हुआ है और आप अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं, तो आपको जो वो भी सारा ऐड करके और लिख देना है। अब मान लीजिए कि आपकी फैमिली जो वो किसी और शहर में रहती है, आप किसी और शहर में रहते हैं, और दोनों लोग किराए पर रहते हैं, आपकी फैमिली भी किराए पे, आप भी किराए पे हैं, तो आपको दोनों को ऐड करना होगा। और अगर मान लीजिए आपने घर खरीदा हुआ है, 2 शहरों में खरीदा हुआ है, एक शहर में जो है आपकी फैमिली रहती है, एक शहर में आप रहते हैं, तो दोनों को ऐड करना होगा आपको। उसके टोटल में इस चीज को लिख देना है, तो आपको हो जाएगा टोटल रियल एस्टेट लोन पेमेंट्स या फिर रेंट पेमेंट। एनुअली कितना आप करते हो वो आपको लिखना है। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स एंड असेसमेंट। कोई प्रॉपर्टी है आपके पास पर्सनल नाम से, तो उसमें टैक्स पेमेंट जो वो आप करते हैं, तो एनुअली कितना टैक्स आप पे करते हैं वो आपको लिख लेना है। इसके बाद इनकम टैक्स। अब क्योंकि इनकम जो है अगर आपको आ रही है अपने नाम से, तो आप इनकम टैक्स पे करेंगे। तो एनुअली कितना टैक्स आप पे करते हैं ये चीज आपको लिख देना है। इसके बाद कोई और भी लोन है जो कि रिमेनिंग है, या कोई भी और भी कुछ लोन्स हैं जो कि रिमेनिंग है, तो उसकी डिटेल आपको लिखनी है। उसमें आपको लिख देना कि क्रेडिटर जो है वो कौन है जिसको आप पैसा देते हैं। इसके बाद एनुअल पेमेंट कितना देते हैं आप, लोन में या सारे लोन में। तो अगर एक अदर लोन बचा हुआ आपका तो एक ही है, और अगर एक से ज्यादा है तो उन सब का अमाउंट जो है वो आपको लिखना है। वो सारा लोन जो है आपको अच्छे से मेंशन करना है। इसके बाद जितना अमाउंट है सारे लोन्स का उसको ऐड करके लिखना आपको टोटल अदर लोन पेमेंट्स। इसके बाद बात करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम्स। तो इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस भी बहुत तरह के होते हैं, तो जितने तरह का इंश्योरेंस जो है आपने लेके रखा उन सब में आप प्रीमियम देते हैं, तो उसे आपको इसमें मेंशन करना है। जैसे इंश्योरेंस जो है आप लाइफ इंश्योरेंस आपने ले रखा है उसमें प्रीमियम देते हैं। गाड़ी है तो गाड़ी का भी इंश्योरेंस होगा, उसमें भी आप प्रीमियम पे करते हैं। घर है तो हो सकता है फायर, थीफ, बलगरी, कम से कम इतने का इंश्योरेंस आपने लेके रखा होगा। तो वो चीज जो है जितने भी इंश्योरेंस है वो सारे आपको मेंशन करने हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी का नाम, या मल्टीपल इंश्योरेंस है तो जितनी भी कंपनियों से आपने इंश्योरेंस लिया उन सबका नाम। इसका टाइप ऑफ पॉलिसी, कि पॉलिसी जो उसका क्या टाइप है, मोटर इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, क्या है। इसका एनुअल पेमेंट, एनुअल पेमेंट आप कितना करते हैं वो चीज आपको मेंशन कर देनी है। उसके सबसे आखिर में जितनी प्रीमियम्स है आप लिख चुके हैं, इंश्योरेंस कंपनी जितनी भी है, जितनी भी इंश्योरेंस है वो किन किन इंश्योरेंस कंपनी से है वो सब आपने लिख लिया। टाइप ऑफ पॉलिसी लिख दिया, सबका प्रीमियम का अमाउंट जो वो आपने लिख दिया। अब जो है अमाउंट जो है उसे ऐड कर दें और टोटल में लिख दें। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस। अभी और भी कोई एक्सपेंस है जो कि बचा हुआ है जो कि आप इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। जितने भी हमने बात की एक्सपेंसेस में उनमें से किसी में भी जो नहीं आता है तो उसे आपको अदर एक्सपेंसेस में लिख देना है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है और एनुअल कितना एक्सपेंस करते हैं उस चीज में आप वो मेंशन कर देना है। या अदर एक्सपेंसेस आपके मल्टीपल है तो वो मल्टीपल अदर एक्सपेंसेस है वो आपको लिखने हैं अलग अलग। उसका अमाउंट एनुअली आप कितना खर्च करते हैं वो लिखना है अलग अलग। इसके बाद आपको क्या करना है कि ऐड कर देना है सारा अमाउंट, तो आपको मिल जाएगा टोटल अदर एक्सपेंसेस जो वो आपको मिल जाएगा। इसका जितने भी एक्सपेंसेस अभी हमने डिस्कस किए वो सारे का अमाउंट आपको ऐड कर देना है, वो हो जाएगा आपका टोटल एनुअल एक्सपेंसेस।
अब जो है एनुअल इनकम आपको मिल गई, एनुअल एक्सपेंस मिल गया। अब आपको क्या करना है, एनुअल इनकम में माइनस कर देना है एनुअल एक्सपेंस को। अब आपको देखना अगर ये अमाउंट नेगेटिव में आ रहा है तो फिर आपको जो सोचने की जरूरत है कि क्या गड़बड़ है, इसको पॉजिटिव में कैसे लाया जाए। तो आपका नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होगा पता चल गया। और अगर कैश फ्लो जो है आपका पर्सनल आपको पता चल गया है, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा इसे देखने के बाद। और मंथ ऑन मंथ जब आप इसे ट्रैक करेंगे तो आपके फाइनेंशियल जो है ये बहुत अच्छे होने लगेंगे, क्योंकि किसी चीज को हम अगर ट्रैक करते हैं तो वो इम्प्रूव होती है। तो ये बिजनेस प्लान का हिस्सा है, लेकिन अगर बिजनेस प्लान का हिस्सा ये नहीं भी होगा तो भी इसे जो है आपको हर महीने कैलकुलेट करना चाहिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब बात करते हैं, हमने बात की नेटवर्थ और कैश फ्लो। अब जो बात करेंगे वो है रिज्यूम। अब जॉब में जो अप्लाई करते थे वो रिज्यूम नहीं, मतलब आप जो है बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपने फुल फ्लेज बिजनेस भले कभी नहीं किया लेकिन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो कोई भी आदमी आपको पैसा देगा, कोई भी आदमी इन्वेस्ट करेगा आपके बिजनेस में या बैंक लोन देगा आपको, तो वो जानना चाहेगा कि आपके पास किस चीज का एक्सपीरियंस है, किस चीज का नॉलेज है। आपने फुल फ्लेज बिजनेस भले नहीं किया है लेकिन उस फील्ड की नॉलेज आपको अच्छी है, तो ये उसको पता कैसे चलेगा जब आप उसे बताएंगे अपने करियर के बारे में कि आपने जो है किन किन जगहों पर जॉब की है या कौन कौन से बिजनेसेस आपने किए हैं। वो सारी चीजें जो है आप मेंशन कर देंगे कि हाँ इन जगहों पर मैंने जॉब की थी, अब बिजनेस करना चाहता हूं, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। इसके बाद जो है मान लीजिए आप पहले बिजनेस आपने किया है और बिजनेस नहीं चला है, तो वो चीज भी आपको मेंशन करनी है। और एक गलती जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी है वो ये है, किसी को बेवकूफ बनाने की गलती कभी मत कीजिए। किसी को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं। लेकिन हाँ बिजनेस प्लान से रिलेटेड चीजें जो है ना, उनमें अगर कोई गलती हुई वो आपको मेंशन करना है, वो आपको एक्सेप्ट करना है। वो सारी गलती आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है जो कि आपने पूरी जिंदगी में की है। केवल बिजनेस प्लान से रिलेटेड चीजें जो है उनमें कोई गलती हुई आपसे पास्ट में तो वो आपको एक्सेप्ट करना है बस। तो आप क्या करेंगे, कहां कहां जॉब किया वो सारा मेंशन करेंगे। इसके बाद आपने क्या क्या अकॉम्प्लिश किया है वहां पर वो मेंशन करेंगे। पहले आपने बिजनेस किया है तो वो मेंशन करेंगे, क्या क्या अकॉम्प्लिश किया वो मेंशन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी सपोर्टर है, इन्वेस्टर है या बैंकर है, वो देखेगा तो उसको जो है कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा इस फील्ड में इसने काम किया तो इस चीज की नॉलेज को होगी। तो बिजनेस की नॉलेज आपको नहीं है लेकिन एटलीस्ट उस फील्ड की कुछ तो नॉलेज आपको है। ऐसा ना हो कि आप उस फील्ड में उतरे और आपको अंधेरा दिखने लगे कि यार करे तो करे क्या, समझ नहीं आ रहा। ऐसा ना हो। जैसे मैं एक्स बैंकर हूं तो मेरी कंपनी एक्सेलेंस प्राइवेट लिमिटेड, तो अब लोगों को मैं रिफर करता हूं कि हाँ ये वाला लोन लीजिए, तो लोगों को यकीन होता है कि नहीं इस इंसान ने 3-4 साल जो है फाइनेंशियल सर्विसेज में बिताए हैं, तो ये अगर कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। तो मैंने 3-4 साल फाइनेंशियल सर्विसेज में बिताए हैं, उसी से रिलेटेड काम जो वो मैं कर रहा हूं। तो भले ही पूरा पूरा बिजनेस मुझे नहीं आता लेकिन एटलीस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इनके बारे में मुझे जानकारी है कि कहाँ क्या कैसे होता है। तो सेम चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल है। तो आपको जो है इसी तरह से एक रिज्यूम बनाना है। याद रखिए आपको सिर्फ वही गलती एक्सेप्ट करनी है जो कि बिजनेस प्लान से रिलेटेड है, बाकी गलती आपको मेंशन करनी ही नहीं है और आपको छुपाना भी नहीं है। बिजनेस प्लान से रिलेटेड कोई भी गलती आपसे हुई है तो छुपाना नहीं है, किसी को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि इससे क्या होता है कि इथिक्स जो है उससे अगर आपने कंप्रोमाइज कर लिया तो लोग आपका साथ नहीं देंगे। अगर
पैसा जो है वो डूब जाए तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस इथिक्स से अगर कंप्रोमाइज करना पड़े तो वो लोग नहीं करते हैं। तो इथिक्स से कंप्रोमाइज नहीं करना है, किसी को बेवकूफ नहीं बनाना है। इवन कुछ लोग आपको सिखाएंगे कि फंडिंग की जरूरत है, किसी को बेवकूफ बना के पैसा ले लो, नहीं करना। आपको बेवकूफ किसी को नहीं बनाना है। बी फेयर, बी ट्रांसपेरेंट। और अगर आप कमिटेड हैं कि आपको बिजनेस करना ही करना है तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेंगे।